हेलो, माई सेल्फ अभय शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC²। तो चलिए आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करने चल रहे हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसको थोड़ा डिराइव करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि अगर उस पर कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को डीपली में स्टडी करेंगे। कैसे अगर किसी दो चार्जेस के बीच में एक कोई मीडियम आ जाता है तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कम तो होता है, ये सबको पता है, लेकिन कैसे कम होता है और क्यों कम होता है आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेडिंग लगा लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हेडिंग हमारी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए तीन चार्ज है Q1, Q2, Q3। ठीक, राम श्याम मोहन। ठीक, तीन चार्ज है। अच्छा, इस चार्ज Q1 पर मान लीजिए तीनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो इस चार्ज Q1 पर इस Q2 की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यही तो होगा। और इस चार्ज Q1 पर Q3 की भी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं? तो वो फोर्स कैसा होगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। अगर हम बात करें इस चार्ज Q1 पर नेट फोर्स की, तो इन दोनों के लगाए जो फोर्स इन दोनों के द्वारा लगाया जा रहा है, इन दोनों को अगर हम सम कर दें, वेक्टर सम कर दें, तो वो इस चार्ज Q1 पर जितना फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा कि नहीं? भाई अगर हम इस पर टोटल फोर्स की बात करें तो अगर हम इन दोनों को, मतलब ये दोनों जितना फोर्स इस पर लगा रहे हैं, इनका अगर हम वेक्टर सम कर दें या फिर इनका हम सम कर दें तो इस पर टोटल फोर्स जितना लग रहा है उसके इक्वल आ जाएगा कि नहीं? यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। इसकी डिफिनेशन है, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन we can say that total force acting on the charge is always equals to the vector sum of all the forces acting on that charge individually। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी फोर्स, मतलब किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब एक चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? अलग अलग चार्जेस के द्वारा, अलग अलग चार्जेस को द्वारा जो Q1 पर या फिर जो उस चार्ज पर फोर्स लगाया जा रहा है। यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इस चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इक्वल होगा इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के और इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के। अगर इन दोनों के ये दोनों इस पर जितना फोर्स लगा रहे हैं, अगर इन दोनों का हम वेक्टर सम कर दें तो जो फोर्स हमारा नेट आएगा F नेट, वो इसके इक्वल आएगा। अगर हम F नेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। यही तो होगा भाई, वेक्टर सम के ही इक्वल होगा ना। यही तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जो टोटल फोर्स होगा वो वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो यही है हमारा क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है? मान लीजिए तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और
Q3, तो इन दोनों के बीच में जो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? यहां से ये क्वेश्चन राइज होता है। तो हमारा आंसर होगा नो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। ठीक, और इसके बीच में Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स होगा, Q2 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। Q2 और Q3 के बीच में कोई अगर फोर्स होगा तो उस पर Q1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब अगर किसी भी दो चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है और वहां तीन चार्ज प्रेजेंट है, दो चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, तो Q3 वहां जो दूसरा मतलब तीसरा चार्ज प्रेजेंट है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके फोर्स में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थोड़ा डिराइव करके देखते हैं। ठीक, चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको डिराइव करके देखने चल रहे हैं। क्या करके? डिराइव, कि अगर कभी भी मान लीजिए न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बहुत रेयर केस में आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन में भी आ जाता है, वैसे ज्यादा पूछी जाए डिफिनीशन जाती है, लेकिन अगर आ गया तो हम कैसे उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, ऐसे ऐसे कितने चार्ज है? Qn चार्ज है। ठीक, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ही तो पहले चार्ज पर दूसरे के कारण फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और भाई ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर ही तो होगी। ठीक, वैसे इसको हम देखेंगे तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। वैसे इसकी बात हम करें तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू nth। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें तो R21 लिखेंगे इसका भाई, R21, R31, Rn1। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21, R31, Rn1। ठीक है, अच्छा हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, किसी भी दो चार्जेस के बीच में, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है? कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये भी पॉइंट चार्जेस ही तो हैं, बताइए। ठीक है, तो इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगा यही तो होगा। लेकिन भाई यहाँ पर बात हो रही है वेक्टर सम की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वेक्टर सम की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर सम की बात होती है ना, लेकिन यहाँ पर तुम्हें केवल मैग्नीट्यूड दिख रहा है। तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है और हमें डायरेक्शन अभी इसमें लाना है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अलोंग R21 वेक्टर है कि नहीं? भाई R21 इधर ही तो है, और जो हमारा फोर्स लग रहा है उसकी भी डायरेक्शन इधर ही तो है, इधर 2 से 1 की तरफ ना। तो अगर हम इसमें इंटू R21 कैप मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन, और ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर है इतना? ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड हो गया। इसी तरह फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 अपॉन R² इंटू R31 कैप, R31 वाला। ठीक, इसी तरह फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू nth, पहले पर nth के कारण फोर्स कितना लगेगा? तो K Q1 और Qn अपॉन R² इंटू Rn1 कैप। लेकिन यहाँ देखिए जो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वाले में R की वैल्यू है वो R21 है, तो हमें यहाँ R की जगह R21 का स्क्वायर, R31 का स्क्वायर, Rn1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा इन सभी के वेक्टर सम के। तो F नेट लिख लेंगे, क्या हो जाएगा?
F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1 n। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है। ठीक, अब इन सभी का हम सम करते हैं। F नेट क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 का प्लस डॉट 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 प्लस K Q1 QN अपॉन RN1 का स्क्वायर इंटू RN1 का। ठीक, अब देखिए इन सभी तीनों मतलब तीनों जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें K Q1 कॉमन मिल रहा है, तो ले लें। F नेट इज इक्वल टू K Q1 ब्रैकेट में हो जाएगा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 का प्लस Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 का प्लस Qn अपॉन RN1 का स्क्वायर इंटू RN1 का। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर हम चाहे तो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर अगर हम पूरा प्रोसेस न करना चाहें तो इसकी हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा क्या पढ़ते हैं इसके बाद, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। इसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ठीक, तो हेडिंग लगाइए परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है। अभी हम मीडियम में नहीं पता कि बीच में कौन सा क्या है, मीडियम है। मीडियम में नहीं पता कि भाई हमें इतना पता है, ये एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां से देखिए फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के। यही कूलम्स लॉ भी कहता है। कूलम्स लॉ की डिफिनेशन क्या होती है, फोर्स ऑफ क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कैन से दैट फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में जो क्या है, सेपरेशन है। यही तो कूलम्स लॉ बोलता है। ठीक, तो अगर हम चार्जेस की वैल्यू बढ़ाएं, अगर हम Q1 और Q2 की वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा हम चार्जेस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा फोर्स हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम जितना ज्यादा चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चार्जेस की वैल्यू बढ़ाने पर फोर्स इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए Q1 और Q2 की बात हो गई और R स्क्वायर की बात हो गई। अब यहाँ पर बचता क्या है, K। यहाँ पर बच रहा है K। अब क्वेश्चन ये उठता है ये K डिपेंड किस पे करता है, भाई सब कुछ तो हो गया लेकिन ये K क्यों है। तो K हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है, K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जो किस पर डिपेंड करता है, K मीडियम पर डिपेंड करता है। K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक, K किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर। मीडियम मतलब
वाटर है, ऑयल है, एयर है, वैक्यूम फ्री स्पेस, या फिर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, या फिर कोई सॉरी, या फिर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, के उस पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर के मीडियम पर डिपेंड करता है। और के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यही तो के की वैल्यू होती है। बताइए, अगर हम यहां से एफ इज इक्वल टू लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम यहां से एप्सिलॉन और एम और फोर्स का रिलेशन देखें तो वो दोनों क्या है? इनवर्सली ही तो है। बताइए, इनवर्सली है कि नहीं? तो जितना ज्यादा परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा, जितना ज्यादा परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा उतना फोर्स कम होगा। अगर हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं तो जो हमारा फोर्स होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। अगर हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू डिक्रीज करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं तो जो हमारा फोर्स होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि इसको हम जितना कम करेंगे उतना ये ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है। और इसको हम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ये कम होगा। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पर एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसके आगे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में हम मीडियम रखते हैं तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। कम तो होता है, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। भाई दो के बीच में कोई तीसरा आएगा, कम होगा, होगा ना? तो कम तो होगा, लेकिन कम कैसे होगा उसको हम देखते हैं आज। और कम क्यों होगा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, देखिए, मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2। ठीक, इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। ठीक, कुछ ना कुछ होगा रहा है। फिर हम कुछ समय बाद इन दोनों चार्जेस को रखे सेम, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, इंटरेक्शन फिर भी है, लेकिन इसमें हम बीच में क्या रख दिए? एक लाके मीडियम रख दिए। इसमें हम बीच में एक मीडियम लाके रख दिए, क्योंकि थोड़ा इंक रखे बढ़िया का। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हमने क्या रख लिया? एक मीडियम रख दिया। तो भाई इस एक मीडियम है तो इसमें एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा, एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो थोड़ा फिर फिगर बना लेते हैं। ये चार्ज Q1 है हमारा, ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। ठीक, और हमने यहाँ पर क्या रख लिया? बीच में एक मीडियम रख लिया। ठीक, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, कुछ ना कुछ क्या है? इंटरेक्शन है, बीच में एक मीडियम रख दिया हमने। अब इस मीडियम में कुछ ना कुछ एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज निगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यही तो डायरेक्शन होगी, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन ये जो हमारा मीडियम है इसमें भी कुछ ना कुछ एटम्स होते हैं या फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लिया।
और जब इधर से माइनस वाला इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस वाला क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा अपने आप। माइनस वाला जब जहां से आता है वहीं पर प्लस वाला प्रोड्यूस होता है चार्ज, ठीक है। तो ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो सेल्फ जनरेट होते हैं चार्ज वो क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं, ठीक। अच्छा, इधर माइनस वाला आ गया, इधर प्लस वाला हो गया। अब अगर हम मीडियम के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, बताइए होगी नहीं, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में जो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमें कोई पीछे से 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है और हमारी कुछ स्पीड है और हमें आगे से भी कुछ ना कुछ 2 न्यूटन से बाद में कुछ समय बाद फोर्स मिलने लगे, तो क्या जो हमारी पहले स्पीड थी केवल 10 न्यूटन पीछे से मिलने से वो उसी तरह बनी रहेगी कि कुछ कम हो जाएगी? भाई अगर आगे से भी लग रहा है पीछे से भी लग रहा है, पीछे ज्यादा लग रहा है आगे से कम लग रहा है तो स्पीड रहेगी लेकिन कम रहेगी। और मान लीजिए पीछे से ही फोर्स लग रहा है आगे से नहीं लग रहा है तो स्पीड हमारी ज्यादा होगी। तो वैसे इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है इधर है, लेकिन अगर इधर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी तो जो फोर्स होगा या फिर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीडियम का जो काम होता है वो इंटरेक्शन को कम करना ही होता है। मीडियम का काम ही होता है चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को कम करना, ठीक। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आया, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे, एक पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे, और यहाँ पर निगेटिव आया तो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव मिलके खत्म हो गए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जों की संख्या थी वो कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर जो कुछ निगेटिव रहे होंगे निगेटिव चार्जों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, खत्म हो गए, तो यहाँ भी निगेटिव चार्जों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। तो कुछ यहाँ पर पॉजिटिव कम हुए, कुछ यहाँ पर निगेटिव कम हुए, तो पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। ओवरऑल हम कह सकते हैं चार्ज Q1 और चार्ज Q2 क्या हो गए, कम हो गए। और हमें अभी देखा था और कूलम्स लॉ में पढ़ा था जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो जब चार्ज ही कम हो गया तो फोर्स तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, ठीक। ये रहा कॉन्सेप्ट कि कैसे कम होता है और क्यों कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ पॉइंट को जो है समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। जितना पढ़े इसको हम समराइज कर लेते हैं। देखिए, पहला, जितना ज्यादा एप्सिलॉन एम होगा फोर्स उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी उतना ही फोर्स कम होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज मिनिमम फॉर वैक्यूम या फिर एयर या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो सबसे कम किसके लिए होगी, एयर के लिए होगी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू सबसे कम एयर के लिए होगी या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, तीनों बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो कितनी होगी परमिटिविटी ऑफ एयर की, अगर हम बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो सबसे कम वैल्यू परमिटिविटी किसके लिए होगी, वैक्यूम के लिए होगी। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पर नॉट लगा है तो यही बता रहा है कि नॉट मतलब नो मीडियम, मतलब कोई मीडियम नहीं है, एयर है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो एप्सिलॉन एम होगा वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। भाई सबसे कम होता है एप्सिलॉन नॉट, तो और अदर कोई मटेरियल जो मीडियम जो भी होगा वो तो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा ही होगा ना। तो एप्सिलॉन एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फोर्थ पॉइंट ये है
कि फोर्स वैक्यूम में जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा फोर्स एज कंपेरिजन टू मीडियम में। अगर कोई फोर्स मीडियम में लग रहा है तो वो कम होगा किसके कंपेरिजन में, अगर कोई फोर्स वैक्यूम में लग रहा है तो। क्योंकि जो हमारा फार्मूला ये तो आप लोगों को पढ़े नहीं होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो सबसे कम परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब सबसे कम एप्सिलॉन की वैल्यू कब होती है, एयर में। तो फोर्स सबसे ज्यादा एयर में होगा कि नहीं, तो फोर्स इन एयर इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे हम थोड़ा रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी करती क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू जानने में मदद करती है, या फिर हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अभी कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे। तो हेडिंग लगाइए रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होता कैसे अभी इसको हम जानेंगे, आगे जानेंगे, लेकिन अभी जानिए ये होता है। यहाँ से थोड़ा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity, the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, to the permittivity of free space। ठीक है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी मतलब इसका यूज हम करते हैं किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कैसे करते हैं, देखिए एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें किसी भी मटेरियल की या फिर किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता रहे तो उसका हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो कौन सा मीडियम है, हमें ये बता सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हमें पता है, ये दिया गया है कि जो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी है वो 3 है, तो उसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ग्लास है वो 3 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। या फिर और कोई मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसकी जिसकी परमिटिविटी 10 है, तो उसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होगा, तो हम कह सकते हैं ग्लास का परमिटिविटी ऑफ या फिर कंडक्टिंग मटेरियल का परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होगा, 10 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर पूछा जाए कि इसका यूज क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या क्यों हम पढ़ते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, इट इज यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे हम थोड़ा ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट आया कहां से वो हम बताते हैं। चलिए इसी में देख लीजिए। देखिए मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और Q2,
इनके बीच की डिस्टेंस r है, लेकिन अभी यहाँ पर जो बीच में मीडियम है वो एयर है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लीजिए दो चार्ज यहाँ भी Q1 Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर मीडियम कोई और है, तो इनके बीच का फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट को जब हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा FO अपान FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। पहले इक्वेशन को दूसरी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, FO अपान M फोर्स इन फ्री स्पेस अपान फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। दिया है कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझ सकते हैं। तो हमने जो पहले फार्मूला बताया था एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमने पहले ही बता दिया था जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए मदद करता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो तुरंत दिमाग यहाँ पहुंचना चाहिए कि फार्मूला होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा वो 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दिस मीन्स दैट परमिटिविटी of medium is 81 times permittivity of free space। ठीक, permittivity of फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मीडियम है उसका परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होगा 81 टाइम्स होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो वैल्यू है वो क्या करती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को सिंप्लीफाई करने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, इरेज दे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम का, और इसी कंडक्टिंग स्फीयर के साथ एक दूसरा स्फीयर आके टच करा दिया गया जिस पर चार्ज क्या है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, बोल रहा है कि एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम is made to touch another sphere of the same radius having a negative charge of -3। हाँ, जो इस स्फीयर का रेडियस है वो सेम है किसके, इसके, मतलब दोनों स्फीयर का रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है,
और इस पर चार्ज की वैल्यू कुछ और है और इस पर चार्ज की वैल्यू कुछ और है। इन दोनों को टच कराएंगे, ये क्या है, कंडक्टिंग। तो यहाँ पर थोड़ा कंडक्शन का ठीक है ना लगेगा कॉन्सेप्ट। तो अगर दोनों को टच कराया जाता है तो उस पर चार्ज क्या हो जाते हैं, Q1 प्लस Q2 अपान 2, यही तो होता है। बाद में जब इसको दोनों को हम टच कराएं कंडक्शन होगा, जब अलग करेंगे तो इस पर चार्ज की वैल्यू यही थोड़ी रहेगी, अलग हो जाएगी। भाई यहाँ पर हमने कंडक्शन में पढ़ा था, अगर दोनों को टच कराते हैं तो दोनों के चार्ज का सम अपान 2 एवरेज, ठीक है ना, अलग अलग चार्जों पर वही वैल्यू हो जाती है। तो 1 यहाँ पर है और -3 है इज इक्वल टू 2, तो -2/2, तो 1 माइक्रोकूलम। जब दोनों ये स्फीयर अलग होंगे, जब दोनों स्फीयर अलग होंगे तो इन पर -1 माइक्रोकूलम होगा और -1 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर कहता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए जब इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो निकाल लेते हैं, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान R²। अब भाई देखिए, निगेटिव हम यहाँ रखेंगे नहीं -1, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में रखते हैं। तो F इज इक्वल हो जाएगा, क्या की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम में है, तो 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम, तो चेंज करेंगे कूलम में तो ये हो जाएगा इंटू 1 × 10⁻⁶ अपान, ये देखिए 3 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻² हो जाएगा। जब हम R² यहाँ पर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻² का स्क्वायर करेंगे, इसका जस्ट डबल हो जाता है 10⁻⁴। इतना हुआ, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या, F इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, तो 10⁹ इंटू 10⁻12 अपान 10⁻⁴, यही बचा। ये देखिए, अब 9 में से -12 निकलेगा तो कितना बचेगा, 10⁻³ यही तो बचेगा, 10⁻³ अपान 10⁻⁴। यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन। लेकिन आगे फिर बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन इट इज, या फिर व्हेन दे आर इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अगर वे जो है किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 है उसमें इमर्ज कर दिए गए तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमने एक फार्मूला भी अभी उसके कुछ देर पहले पढ़ा था, F/Fm इज इक्वल टू εm/ε0 इज इक्वल टू εr। तो क्या हो जाएगा, F/Fm इज इक्वल टू εr। इसी दोनों को हम लेंगे तो फोर्स, मीडियम में फोर्स पूछ रहा है, मीडियम में व्हेन दे आर इमर्स्ड इन द ऑयल। तो ऑयल क्या है, एक मीडियम है, और जो हमने निकाला वो किसमें निकाला, फ्री स्पेस में फोर्स निकाला है। तो एफ की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 10 न्यूटन अपान Fm इज इक्वल टू 2 5 10। तो Fm इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो जो हमारा फोर्स मीडियम में होगा कितना होगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और बस आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे हम कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a good day and night.